चलिए, ये जो सिक्योरिटीज लॉ कैपिटल मार्केट बेसिकली सेबी के नाम से हम लोग इस सब्जेक्ट को जानते हैं। और जैसा हमने कल आपको बताया भी था लिस्टेड कंपनीज के ऊपर जो प्रोविजंस हैं वो बेसिकली इस सब्जेक्ट में कवर्ड होते हैं। अनलिस्टेड कंपनी के जो प्रोविजंस होते हैं वो हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? कंपनीज एक्ट के अंदर। और लिस्टेड कंपनी के ऊपर सेबी के जो प्रोविजंस लगते हैं उन सबकी सेपरेट रेगुलेशंस हैं, अलग अलग रेगुलेशन, वो सब कवर होती हैं कैपिटल मार्केट के सब्जेक्ट में। इसके अलावा कुछ और ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आपने सुना जरूर है, लेकिन सिर्फ सुना ही है। म्यूचुअल फंड्स के बारे में सुना है? क्या जानते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में? हाँ, यही जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली। ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जानते हैं? हाँ जानते हैं, जहां शेयर्स लिस्ट होते हैं, है ना। बस एक एक लाइन है जो फिक्स है। इन्हीं सारी चीजों के बारे में हम लोग इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला और सबसे इजी चैप्टर एक हमने आपके लिए उठाया है, वो है इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। इस चैप्टर को शुरू करने के पहले जरा ये देखिए कि कितना बड़ा चैप्टर है। एक बहुत बड़ा चैप्टर हम लोग ने लिया है, बहुत दिन बहुत महीने लगने वाले हैं इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। सबको मिल गया ये चैप्टर? बड़ा है कि छोटा है? बहुत छोटा चैप्टर है ना। और वैसे भी स्वेट इक्विटी शेयर आई थिंक आपके लिए नए नहीं है। सुना है स्वेट इक्विटी शेयर के बारे में? क्या होते हैं स्वेट इक्विटी शेयर? जो डिस्काउंट पे इशू होते हैं। अच्छा ठीक है, अब हम बड़े हो गए, अब हम टेक्निकल लैंग्वेज में सीधे बात करेंगे, है ना। स्वेट इक्विटी शेयर्स बेसिकली वो होते हैं जो लोगों को, बल्कि एम्प्लॉइज को, उन्होंने जो मेहनत करी है, उन्होंने जो कंपनी में कंट्रीब्यूशन किया है, उसके लिए दिए जाते हैं। स्वेट का मतलब ही क्या हुआ? खून पसीने की कमाई जो होती है। स्वेट मीन्स पसीना, यानी वो लोग जिन्होंने हमारी कंपनी में कंट्रीब्यूशन किया है, हमारी कंपनी में वैल्यू एडिशन किया है। वैल्यू एडिशन का मतलब क्या हुआ? कुछ ना कुछ उन्होंने ऐसा किया है जिसकी वजह से हमारी कंपनी की वैल्यू बढ़ी है। जैसे कुछ एम्प्लॉइज ऐसे होते हैं जो कंपनी के ब्रांड के लिए काम करते हैं, मतलब उनका मेन काम ये होता है कि हम अपनी कंपनी की ब्रांड इमेज को इंक्रीज करेंगे। या अगर हम आजकल की बात करते हैं तो कुछ एम्प्लॉइज ऐसे हैं, मान लीजिए एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और उस फार्मास्यूटिकल कंपनी के कुछ एम्प्लॉइज ने वैक्सीन बनाने के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। नाउ कंपनी ये सोचती है कि हम ऐसे एम्प्लॉइज को बदले में कुछ ना कुछ देना चाहते हैं। अब एक चीज तो ये हुई कि हम उनको कैश दे दें, और एक होता है नॉन कैश। नॉन कैश में कंपनी ये कहती है, आपने मेरी कंपनी को बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है, आपने मेरी कंपनी की ब्रांड वैल्यू बढ़ाई है, इमेज बढ़ाई है, इसलिए बदले में हम आपको क्या दे रहे हैं? शेयर्स। यही जो शेयर्स होते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं? स्वेट इक्विटी शेयर। अब जाहिर सी बात है, अगर मेरी कंपनी का शेयर मार्केट में 100 रुपए का बिक रहा है और हम उन एम्प्लॉइज को या डायरेक्टर को 100 रुपए पे ही शेयर दे दें, तो क्या उनको इस चीज का कोई फायदा हुआ? नो। इसलिए ये शेयर्स कैसे पे दिए जाते हैं? डिस्काउंट पे। बल्कि हम लोग ने कंपनीज एक्ट में ये पढ़ा है कि क्या नॉर्मली कोई कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू कर सकती है? नो। कितने सिचुएशंस होते थे जब कोई कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू करती थी? 2 कि 3? पक्का 2? कौन कौन से 2? अभी सब ताजा ताजा याद है ना। पहला सिचुएशन कौन सी होती थी? स्वेट इक्विटी शेयर्स, और दूसरी डेट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम। याद आया कुछ कुछ? बेसिकली पहले पे ही स्टिक रहते हैं अभी हम लोग। जब कोई कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर्स देती है तो उसको डिस्काउंट पे देती है। डिस्काउंट का मतलब फेस वैल्यू से कम कि मार्केट वैल्यू से कम। मान लीजिए मेरी कंपनी का शेयर मार्केट में 100 रुपए का बिक रहा है जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है, हमने अपने एम्प्लॉइज को वो शेयर 80 रुपए पे दे दिया। ये डिस्काउंट पे दिया है कि नहीं दिया है? क्वेश्चन समझ में आया हमने क्या बोला? मेरी कंपनी के शेयर का फेस वैल्यू 10 था, मार्केट में वो 100 रुपए का बिक रहा है, हमने अपने एम्प्लॉइज को 80 रुपए पे दिया। इज दिस इशू एट अ डिस्काउंट? दिस इज नॉट एन इशू एट अ डिस्काउंट। डिस्काउंट किस पे होता है? फेस वैल्यू से कम। तो बेसिकली स्वेट इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो हम अपने एम्प्लॉइज या डायरेक्टर्स को देते हैं एट अ डिस्काउंट टू द फेस वैल्यू। ठीक है। अगर हम कंपनीज एक्ट की बात करते हैं तो क्या हम हमको ये बता सकते हैं कि स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करने के लिए कंपनी को कौन सा रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है
ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की स्पेशल रेजोल्यूशन? देखो सब सामने आ रहा है ना? याद करने में आपको 2 मिनट लगा कि क्या होता था, कौन सा रेजोल्यूशन होता था। इससे साबित होता है कि सब एकदम याद करके गए थे और वहां निकाला है सब, है ना? कौन सा रेजोल्यूशन होता था? स्पेशल रेजोल्यूशन होता था। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब ही होता है कितने परसेंट मेजोरिटी? 75% मेजोरिटी, जिसको हम लोग एक्चुअल में क्या बोलते हैं? वोट्स कास्ट इन फेवर शुड बी 3 times द वोट्स कास्ट अगेंस्ट, राइट? तो बेसिकली कंपनीज एक्ट ये कहता है कि जब भी कोई कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इशू करेगी तो उसको कौन सा रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि अगर कोई लिस्टेड कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर बांट रही है, नाउ लिस्टेड कंपनी अगर स्वेट इक्विटी शेयर बांटेगी तो उसके ऊपर कंपनीज एक्ट लगेगा कि नहीं लगेगा? कंपनीज एक्ट तो लगेगा ही लगेगा। लिस्टेड कंपनी के ऊपर कंपनीज एक्ट लगेगा? यस लगेगा। ओवर एंड अबव क्या लगेगा? सेबी रेगुलेशन। तो ऐसा नहीं होता है कि लिस्टेड कंपनी के ऊपर सेबी रेगुलेशंस लगते हैं, अनलिस्टेड के ऊपर कंपनीज एक्ट लगता है। ये लाइन जो हमने बोली है सही बोली है गलत बोली है? कंपनीज एक्ट तो दोनों पे लगता है। लिस्टेड कंपनी के ऊपर कंपनीज एक्ट तो लगेगा ही लगेगा, प्लस सेबी रेगुलेशंस भी लगेंगे। और अनलिस्टेड कंपनी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कंपनीज एक्ट लगेगा। यानी यहां हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इसमें सबसे पहले तो ये बताएंगे कि कंपनीज एक्ट की स्वेट इक्विटी के क्या प्रोविजंस हैं, और उसके बाद ओवर एंड अबव बताएंगे किसकी रेगुलेशन? सेबी रेगुलेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सेबी इशू ऑफ स्वेट इक्विटी रेगुलेशंस। इनिशियली तो इंट्रोडक्शन ही बताएंगे। देखिए, स्वेट इक्विटी शेयर्स रेफर्स टू इक्विटी शेयर्स गिवन टू द कंपनीज एम्प्लॉय ऑन फेवरेबल टर्म्स। व्हाट डू यू मीन बाय फेवरेबल टर्म्स? कम रेट पे दिए जाएंगे कि ज्यादा रेट पे दिए जाएंगे? कम रेट पे। इन रिकॉग्निशन ऑफ देयर वर्क, उन्होंने हमारे लिए कुछ ना कुछ काम किया है, उसके रिकॉग्निशन पे, उसके बदले में हम उनको क्या दे रहे हैं? शेयर्स। Sweat equity share is one of the mode of making share based payment to employee। जरा इस शब्द को समझो, share based payment to employee। हम अपने एम्प्लॉइज को पेमेंट कर रहे हैं किस फॉर्म में? शेयर के फॉर्म में। इसको कहा जाता है शेयर बेस्ड पेमेंट। The issue of sweat equity share allows the company to retain the employee by rewarding them for their services। Obviously अगर हम अपने एम्प्लॉइज को स्वेट इक्विटी शेयर्स देंगे, इससे उनका मोटिवेशन इंक्रीज होगा, वो हमारी कंपनी में ज्यादा रुकेंगे या कंपनी छोड़ के चले जाएंगे? रुकेंगे, रिटेन करेंगे। स्वेट इक्विटी शेयर्स रिवॉर्ड द बेनिफिशियरी बाय गिविंग देम इंसेंटिव्स in lieu of their contribution towards the development of company। What do we mean by in lieu of? In place of। उन्होंने हमारी कंपनी के लिए जो किया है, उन्होंने हमारी कंपनी के लिए जो कंट्रीब्यूशन दिया है, उसके बदले में हम उनको क्या दे रहे हैं? शेयर्स। फर्दर, स्वेट इक्विटी शेयर्स इनेबल ग्रेटर एम्प्लॉय स्टेक एंड इंटरेस्ट इन द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, एक फायदा तो ये होता है कि एम्प्लॉय ने मेरी कंपनी में कंट्रीब्यूशन किया, उसने मेरी कंपनी में वैल्यू एडिशन किया, बदले में हमने उसको शेयर दे दिए। दूसरा फायदा सोचिए क्या होता है, अगर एम्प्लॉय का कंपनी में शेयर भी है तो आपको क्या लगता है वो ज्यादा मन लगा के काम करेगा या और कम काम करेगा? ज्यादा काम करेगा। क्यों? क्योंकि अब सैलरी के अलावा उसको और क्या मिलेगा? डिविडेंड। डिविडेंड ज्यादा तब मिलेगा जब कंपनी में ज्यादा प्रॉफिट्स होंगे। तो अगर किसी एम्प्लॉय का स्टेक भी लगा होता है कंपनी में, स्टेक भी लगा होता है मतलब उसका शेयर है कंपनी में, तो उसका कंपनी में इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाता है। अब देखिए डेफिनेशन दी है इन्होंने कंपनीज एक्ट के हिसाब से। सेक्शन 2 सबसेक्शन 88 ऑफ द कंपनीज एक्ट डिफाइंस स्वेट इक्विटी शेयर मींस सच इक्विटी शेयर्स एज आर इशूड बाय अ कंपनी टू इट्स डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज। मार्क करिए, किसको किसको दिए जाते हैं? डायरेक्टर्स को दे सकते हैं, एम्प्लॉइज को दे सकते हैं, एट अ डिस्काउंट। फेस वैल्यू पे दिए जाएंगे कि डिस्काउंट पे दिए जाएंगे? डिस्काउंट पे। और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश फॉर प्रोवाइडिंग देयर नो हाउ और मेकिंग अवेलेबल राइट्स इन द नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। फॉर प्रोवाइडिंग देयर नो हाउ। नो हाउ का मतलब समझे? जो उनकी स्किल्स हैं, उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी दी है, अपनी स्किल्स दी है, जिसकी वजह से मेरी कंपनी में क्या हुआ है? वैल्यू एडिशन।
और उनके इसी कंट्रीब्यूशन के बदले में हम उनको क्या इशू कर रहे हैं, स्वेट इक्विटी शेयर. Company issue shares at a discount or for consideration other than cash to selected employee and director as per the norms approved by the board of director or any committee like compensation committee formed for this purpose. This is based on know-how provided or intellectual property rights created and given for value addition made by such director and employees to the company. आई होप इस पूरे पैराग्राफ में कोई डाउट नहीं होगा. सिंपली वही बात बता रहे हैं कि वो एम्प्लॉय सारे एम्प्लॉयज को दिया जाता होगा या कुछ एम्प्लॉय सिलेक्टेड एम्प्लॉयज को दिया जाता होगा. सिलेक्टेड, ये वो सिलेक्टेड एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने हमारी कंपनी में वैल्यू एडिशन किया है. इंस्टेंस पे देखो लिखा है, फॉर इंस्टेंस इफ अ पर्सन वर्क्स फॉर क्रिएटिंग ब्रांड्स फॉर द कंपनी देन द कंपनी कैन इशू इक्विटी शेयर्स टू हिम इंस्टेड ऑफ पेइंग कैश. तो उन्होंने हमारे ब्रांड को डेवलप किया, उन्होंने हमारी कंपनी को डेवलप किया और उसके बदले में उनको कैश देने की बजाय हमने उनको कैश इशू कर दिए, शेयर्स. ठीक है, फाइन. बुक में है आपके ये सारी चीजें, कुछ कुछ होगा कुछ कुछ नहीं होगा. हमने यही आपको कल बताया था कि अब जो मेरे हाथ में जो मॉड्यूल है वो नया मॉड्यूल है और आपके हाथ में जो है वो बहुत पुराना हो गया. आप बहुत पुराने नहीं हुए हैं, हाँ, लेकिन मॉड्यूल बहुत पुराना हो गया है. रीजन बीइंग बहुत सारे नए एडिशंस आ गए हैं मॉड्यूल के. ठीक है, तो आपको कुछ चेंजेस मिलेंगे. ठीक है, तो आई कैन सी कि आपका ध्यान फिलहाल वो टैली करने में ज्यादा लगा हुआ है ना, कि उसमें क्या दिया है, हमारे में क्या दिया है. लेकिन फिलहाल आई थिंक अभी तक ऐसा कुछ नहीं है जो बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है और बहुत डिफरेंस आपको मिल रहा होगा. बस इन्होंने जो डेफिनेशन है स्वेट इक्विटी शेयर्स की उसको इलैबोरेट कर दिया है. ठीक है, जहां कहीं भी अभी होगा, बहुत सारे चैप्टर्स में ऐसा होगा जब आपको डिफरेंसेस मिलेंगे. इनफैक्ट हम आपको ये भी बता दें कि जिन लोगों ने मॉड्यूल 1 दिया भी है और अगर आपको थोड़ा सा भी ये डाउट लग रहा है कि पता नहीं मॉड्यूल 1 निकले ना निकले, उनको भी हम ये बोल दें कि मॉड्यूल 1 की बुक में भी बहुत सारे चेंजेस हैं. ठीक है, तो इसलिए बता रहे हैं कि आप थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाए. अमेंडमेंट तो देखो एक चीज होती है, अमेंडमेंट तो अलग हो गया. अमेंडमेंट के अलावा उन्होंने मॉड्यूल भी अपडेट करे, तो ऐसे बीच बीच में कई सारे टॉपिक्स उन्होंने इंट्रोड्यूस करे हुए हैं. ठीक है, तो इसलिए अगर रिजल्ट ऑब्वियसली पॉजिटिव होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन बाकी आप समझ गए. ठीक है, अब आई डोंट वांट टू से ऑब्वियसली. ठीक है, बट अब हो सकता है इसमें भी जब आप पढ़ो तो आपको कुछ कुछ ऐसी डिफरेंसेस मिले. ओके, आप करिएगा ये, जहां आपको टॉपिक ऐसा मिले ना कि इसमें डिफरेंट है आपके में डिफरेंट है, तो आप वहां पर थोड़ा सा इंडिकेशन मार्क कर लेना कि यहाँ कोई न्यू टॉपिक है. फिर आप घर जाके पीडीएफ से देख के अगर कुछ ऐसी लाइन आपको लगे कि लिखने लायक है तो आप वहीं पे नोट कर लीजिएगा. ठीक है, फाइन. चलिए अब देखिए इन्होंने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बताया है. ऑब्वियसली रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो सेबी की कौन सी रेगुलेशंस एप्लीकेबल है, सेबी इशू ऑफ स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2002. सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्वेट इक्विटी शेयर्स प्रोविजंस एज अंडर कंपनीज एक्ट. अभी हमने आपको बताया कि जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं उनके ऊपर कंपनीज एक्ट भी लगता है और सेबी रेगुलेशंस भी लगते हैं. तो अगर हम लोग लिस्टेड कंपनी के स्वेट इक्विटी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ये पढ़ने जा रहे हैं कि कंपनीज एक्ट की कौन सी रेगुलेशंस लगते हैं. ठीक है, देखिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54 ऑफ द कंपनीज एक्ट अ कंपनी मे इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स ऑफ अ क्लास ऑफ शेयर्स ऑलरेडी इशूड if following conditions are fulfilled. इस पहली लाइन में जरा एक चीज गौर करिए, शायद आपने पहले भी ध्यान दिया होगा. कह रहे हैं a company may issue sweat equity shares of a class of shares already issued. मतलब इसका मतलब क्या हुआ, क्या हम किसी नई कैटेगरी ऑफ शेयर्स के स्वेट इक्विटी शेयर्स बांट सकते हैं? इस लाइन को पढ़ के बताइए क्या हम किसी नई कैटेगरी ऑफ शेयर्स के स्वेट इक्विटी शेयर्स बांट सकते हैं? नो. कह रहे हैं स्वेट इक्विटी शेयर उसी क्लास उसी कैटेगरी के होने चाहिए जिस कैटेगरी के शेयर्स ऑलरेडी आप इशू कर चुके हैं. तो अगर हम किसी पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ इक्विटी शेयर्स को इशू कर चुके हैं, उसी कैटेगरी के स्वेट इक्विटी बांटे जा सकते हैं. किसी नए कैटेगरी ऑफ शेयर्स को स्वेट इक्विटी के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता. तो एक तरह से देखा जाए तो पहली कंडीशन तो यही हो गई कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैटेगरी ऑफ शेयर्स होना चाहिए. ठीक है, ये कंपनीज एक्ट की पहली कंडीशन है. फाइन. सेकेंड देखो क्या लिखा है, द इशू इज ऑथराइज्ड बाय
स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग। यानी स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने के लिए कौन सा रेजोल्यूशन पास होना चाहिए? स्पेशल रेजोल्यूशन। हम लोग कंपनीज एक्ट की कंडीशंस पढ़ रहे हैं कि सेबी रेगुलेशन पढ़ रहे हैं? अभी तक हम लोग कंपनीज एक्ट के ही रेगुलेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहली कंडीशन हम लोग ने ये पढ़ी कि स्वेट इक्विटी शेयर कौन सी कैटेगरी के होने चाहिए? ऑफ अ क्लास ऑलरेडी इशूड। सेकेंड कंडीशन कौन सी पढ़ी हम लोगों ने? स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए जनरल मीटिंग में। थर्ड, द रेजोल्यूशन स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ शेयर्स। कह रहे हैं उस रेजोल्यूशन में क्या क्या लिखा होगा? कितने नंबर ऑफ शेयर है, उनका करंट मार्केट प्राइस क्या है, कंसिडरेशन कितनी ली जा रही है, किसको किसको शेयर इशू किए जा रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें किसमें लिखी जाएंगी? रेजोल्यूशन में। ठीक है, फाइन, एनी डाउट? थर्ड पॉइंट देखिए, द स्वेट इक्विटी शेयर्स ऑफ अ कंपनी whose equity shares are listed on a recognized stock exchange are issued in accordance with regulations made by SEBI, and if they are not listed, the sweat equity shares are issued in accordance with Rule 8 of the company's rule। बताइए ये पॉइंट क्या है? बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, पढ़िए अपने आप, देखिए क्या है ये पॉइंट। आ गया समझ में? क्या कह रहे हैं ये? अगर लिस्टेड कंपनी है तो उसके ऊपर सेबी रेगुलेशंस लगेंगे, और अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो उसके ऊपर कंपनीज एक्ट के सेक्शन और रूल्स लगेंगे। ठीक है, कोई नई बात नहीं कही है, वही सारी चीजें हैं। द राइट्स, लिमिटेशंस, रिस्ट्रिक्शंस एंड प्रोविजंस एज आर फ्रॉम द टाइम बीइंग एप्लीकेबल टू इक्विटी शेयर shall be applicable to sweat equity shares issued, and the holders of such shares shall rank pari passu with other equity shareholder। बताइए समझ में आई ये लाइन की नहीं आई? अगर मान लीजिए कोई कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रही है, ठीक है, उसने जब शेयर दिए हैं स्वेट इक्विटी शेयर अपने आप में अलग शेयर होते हैं या सिर्फ ये दिए उनको जा रहे हैं जिन्होंने कंपनी के लिए वैल्यू एडिशन किया है? फॉर एग्जाम्पल, क्या हम लोग ऐसे कहते हैं कि हमारी कंपनी में 3 तरीके के शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर? क्या स्वेट इक्विटी शेयर इज अ कैटेगरी ऑफ शेयर? नो, स्वेट इक्विटी शेयर कैटेगरी नहीं है, शेयर वही होते हैं इक्विटी शेयर, बस वो दिए उनको जा रहे हैं जिन्होंने कंपनी में वैल्यू एडिशन किया है। अब मान लीजिए कंपनी में किसी मिस्टर ए थे, उन्होंने एक इक्विटी शेयर खरीदा था, और मिस्टर बी है जिनको स्वेट इक्विटी के फॉर्म में वो शेयर मिला। एक बार दोनों को शेयर मिल गया, अब दोनों के अधिकार जो है वो सेम होंगे। सिर्फ डिफरेंस क्या है पता है? मिस्टर बी को जो शेयर मिला है वो डिस्काउंट पे मिला होगा, और मिस्टर ए को जो शेयर मिला है वो नॉर्मल प्राइस पे मिला होगा। एक बार उनको शेयर मिल गया, अब वो दोनों पारी पासू हो गए। क्या मतलब होता था पारी पासू का? ऑन एन इक्वल फुटिंग, यानी अब दोनों को इक्वल माना जाएगा। एक बार स्वेट इक्विटी शेयर इशू हो गए, अब उसमें वही सारे राइट्स, ऑब्लिगेशंस, प्रिविलेजेस होंगे जो नॉर्मल शेयर होल्डर्स के होते हैं। ठीक है, तो स्वेट इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिफरेंट अलग माना जाएगा, अलग ट्रीटमेंट रखा जाएगा, या इक्विटी नॉर्मल इक्विटी वालों के इक्वल माना जाएगा? नॉर्मल इक्विटी के इक्वल। और इसी लाइन को देखिए क्या कह रहे हैं हम लोग, दे शैल रैंक पारी पासू विद अदर इक्विटी शेयर होल्डर। समझ आ गई बात यहाँ तक? तो सबसे पहले हम लोग स्वेट इक्विटी रेगुलेशंस पढ़ रहे हैं, सेबी रेगुलेशन, लेकिन लिस्टेड कंपनी के ऊपर भी कंपनी लॉ भी लगता है, कंपनीज एक्ट भी लगता है, और सेबी रेगुलेशंस भी लगता है। कंपनीज एक्ट के अगर हम लोग प्रोविजंस की बात करें तो सबसे पहली कंडीशन क्या थी बताइए स्वेट इक्विटी शेयर की? स्वेट इक्विटी शेयर किसी ऐसी कैटेगरी के होने चाहिए जो शेयर्स ऑलरेडी इशूड हो। सेकंड कंडीशन क्या थी? पासिंग ऑफ अ स्पेशल रेजोल्यूशन। थर्ड कंडीशन क्या थी? थर्ड कंडीशन क्या थी? रेजोल्यूशन में स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कितने शेयर थे, किस प्राइस पे दे रहे हैं, कंसिडरेशन क्या होगी। और फोर्थ कंडीशन क्या थी? अगर लिस्टेड कंपनी है तो सेबी रेगुलेशंस लगेंगी, अनलिस्टेड कंपनी है तो कंपनीज रूल लगेंगे। और अभी जो लास्ट पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा वो ये कि स्वेट इक्विटी शेयर्स भी नॉर्मल शेयर्स की तरह ही ट्रीट किए जाएंगे। ओके, अब एक टर्म होता है प्रेफरेंशियल इशू। सुना है आपने? प्रेफरेंशियल इशू, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट सुना है, प्राइवेट प्लेसमेंट सुना है, अब सुना है। देखो, प्रेफरेंशियल इशू का मतलब क्या होता है?
जब कंपनी शेयर इशू करती है तो कई बार कंपनी क्या कहती है कि हमको शेयर इशू करना है, हम सबसे पहले प्रेफरेंस दे रहे हैं एक सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन को। मतलब हम पब्लिक में शेयर देने की बजाय, देखो शेयर इशू करने का पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इशूइंग शेयर? एक पर्पस बताओ शेयर इशू करने का, कैपिटल रेज करना, हमें पैसा रेज करना है। नाउ कंपनी ने सोचा कि भाई हमको पैसा रेज करना है, हम पब्लिक को शेयर इशू करना चाहते हैं। उसने पब्लिक में शेयर इशू किया। क्या आप बता सकते हो पब्लिक में शेयर इशू करने के लिए उसने क्या किया होगा? आईपीओ या एफपीओ निकाला होगा। अब हम लोग कैपिटल मार्केट पढ़ रहे हैं तो हम लोग को इसके टर्म्स यूज करने पड़ेंगे। व्हाट इज एन आईपीओ? इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक में निकालती है उसको हम क्या कहते हैं? आईपीओ। और एक ऐसी कंपनी जो ऑलरेडी अपने शेयर्स पब्लिक में निकाल चुकी है, वो दोबारा या कई बार और निकाल रही है, उसको हम क्या कहते हैं? एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर। ठीक है। नाउ कंपनी ने कहा हमको पैसों की जरूरत है, हमको कैपिटल की जरूरत है, लेकिन पब्लिक को शेयर इशू करने में बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होंगी। आप खुद सोच के देखिए, जब हम पब्लिक को शेयर इशू करना चाहते हैं तो हमें आईपीओ निकालना पड़ेगा, एफपीओ निकालना पड़ेगा, और उसका एक बहुत डिटेल्ड प्रोसीजर है। इन्होंने ये सोचा कि हम एक काम करते हैं, हम एक सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्संस को शेयर देते हैं और उनसे हम कैपिटल रेज कर लेते हैं। जब हम पब्लिक के कंपैरिजन में सिर्फ एक सेलेक्ट ग्रुप को दे रहे हैं तो मेरा प्रोसेस तो पहली चीज सिंपल हो गया और पैसा रेज भी जल्दी हो जाएगा, लीगल फॉर्मेलिटीज भी कम होगी। तो हमने क्या किया, पूरी पब्लिक को शेयर देने की बजाय हमने प्रेफरेंस दी एक सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्संस को। तो जब एक सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्संस को शेयर इशू करके हम पैसा रेज करते हैं, इसी को क्या कहा जाता है? प्रेफरेंशियल इशू। अब हमको एक बात बताइए, एक कंपनी को शेयर इशू करना था, उसने प्रेफरेंशियल इशू निकाला और वो प्रेफरेंशियल इशू उसने अपने एम्प्लॉइज को दिया। ठीक है, उसने कहा कि हम एक सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन को शेयर इशू करेंगे और उनसे हम पैसा रेज करेंगे और वो सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन मेरे एम्प्लॉई हैं। तो अब हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि एक कंपनी जिसने सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन को शेयर इशू किया है जो उसके एम्प्लॉइज हैं, ये जो प्रेफरेंशियल इशू है, क्या हम इसको स्वेट इक्विटी मान सकते हैं? क्वेश्चन समझना मेरा, एक कंपनी ने प्रेफरेंशियल इशू निकाला और उस प्रेफरेंशियल इशू में उसने शेयर इशू करे हैं अपने एम्प्लॉइज को। ठीक है, हम आपसे ये पूछ रहे हैं, will this preferential issue be considered as a sweat equity issue? क्या इसको स्वेट इक्विटी माना जाएगा? नो, इसको स्वेट इक्विटी नहीं माना जाएगा। वैसे हमें ऐसा लगा आपने क्या पढ़ के बताया? पढ़ के बताया? वो ब्लॉक में देखो, अच्छा वेदर ही लिखा हुआ है, पढ़ के तो नहीं बताया। कैसे बताया? स्वेट इक्विटी ही तो है, एम्प्लॉइज को ही तो दे रहे हैं। सबसे पहला कारण है पर्पस। स्वेट इक्विटी हम तब देते हैं जब उन्होंने कोई वैल्यू एडिशन किया हो। यहां उन्होंने कोई वैल्यू एडिशन नहीं किया, हमने तो इन जनरल सारे एम्प्लॉइज को दे दिया। क्या स्वेट इक्विटी हम सारे एम्प्लॉइज को देते हैं? नहीं, हम स्वेट इक्विटी सिर्फ उन एम्प्लॉइज को देते हैं जिन्होंने हमारी कंपनी में वैल्यू एडिशन किया। लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं हमको शेयर इशू करना था, पब्लिक को करने की बजाय हमने अपने सारे एम्प्लॉइज को दे दिया, दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज स्वेट इक्विटी। अब ध्यान से समझिए। और दूसरा पॉइंट ऑब्वियसली जो आपने बताया, स्वेट इक्विटी शेयर्स आर इशूड एट अ डिस्काउंट, जबकि प्रेफरेंशियल इशू तो नॉर्मल रेट्स पे होगा। ठीक है, अब ये क्यों जरूरी है, ये क्वेश्चन क्यों पुट अप हुआ? देखिए, इससे फर्क पड़ेगा कि आप उस कंपनी के ऊपर कौन सी रेगुलेशंस लगाएंगे। अगर एक कंपनी ने प्रेफरेंशियल इशू किया है, अपने सारे एम्प्लॉइज को शेयर्स बांटे हैं, तो उसके ऊपर सेबी की प्रेफरेंशियल इशू की रेगुलेशंस लगेगी। और अगर उसने कुछ एम्प्लॉइज के वैल्यू एडिशन करने पे उनको शेयर्स दिए हैं, तो उसके ऊपर सेबी की स्वेट इक्विटी रेगुलेशन लगी। अब इमेजिन करिए, आप किसी कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी बन गए और उसके बाद उस कंपनी ने आपसे कहा कि हम अपने एम्प्लॉइज को शेयर दे रहे हैं, जरा बताओ सेबी के कौन से प्रोविजंस लगेंगे, या जरा आप देख लेना कौन से लीगल प्रोविजंस लगेंगे। उसने आपको सिर्फ इतना बताया कि हम अपने कंपनी के एम्प्लॉइज को शेयर दे रहे हैं, तो आप कौन सी रेगुलेशन देखने लगेंगे बताइए? आपकी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा, आप अच्छा यहां तक इमेजिन हो गया कि सीएस बन गए, कि अभी वहीं पहुंचने में तकलीफ हो गई कि मैम उसके आगे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, वहीं क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। पहले इमेजिन कर लो, ठीक है, कि सीएस बन गए। अब आप उस कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी हैं और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आपको बुलाया और उन्होंने कहा कि हम लोग अपनी कंपनी के एम्प्लॉइज को शेयर दे रहे हैं, जरा आप लीगल कंप्लायंस देख लेना, सेबी अभी का कौन सी रेगुलेशंस लग रही है। तो आप ये बताइए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के उस रूम से निकल के आप तुरंत किताब खोल के कौन सी रेगुलेशन देखने बैठ जाएंगे? क्वेश्चन अच्छा सबको समझ आ गया?
मैम कोई किताब नहीं खोलेंगे, आपको फोन मिलाएंगे, आपसे पूछेंगे मैम एक डाउट है हैं? आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से ये पूछेंगे कि आपने जो एम्प्लॉय को शेयर दिया है वो उसका नेचर क्या है। क्या आपने एम्प्लॉयज को शेयर इसलिए दिया है क्योंकि उन्होंने वैल्यू एडिशन किया था, पहला सवाल। फिर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पूछोगे कि क्या आपने सारे एम्प्लॉयज को ये बेनिफिट दिया है, और क्या पूछेंगे, डिस्काउंट पे दिया है कि नॉर्मल प्राइस पे दिया है। जब आप इतने सारे सवाल पूछेंगे, उनके आंसर पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सी रेगुलेशन देखेंगे। हालांकि जब हमने आपसे ये क्वेश्चन पूछा तो कुछ बच्चों के दिमाग में आया दोनों देख डालेंगे। ऐसा आप क्वेश्चन में करते हो ना, जब आपको समझ नहीं आता कि वो स्पेसिफिकली क्या पूछ रहा है तो आप ये दोस्तों दोनों लिख देंगे, एग्जामिनर समझ लेगा। आप सोच के देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा सेबी की लीगल कंप्लायंस देख लेना, आपको समझ नहीं आया कि सेबी की स्वेट इक्विटी रेगुलेशन लगेंगी कि वो प्रेफरेंशियल इशू की रेगुलेशन लगेंगी, आप दोनों चले गए लेकर के कि देख लीजिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो समझ में आए लगा लेना। ये नहीं होगा, आपको पता करना पड़ेगा कि उसका नेचर क्या है। अगर वो सारे एम्प्लॉयज को दिए गए हैं, कैपिटल रेज करने के ऑब्जेक्टिव से दिए गए हैं, तो वो प्रेफरेंशियल इशू है। और अगर वो प्रेफरेंशियल इशू है तो उसके ऊपर सेबी की प्रेफरेंशियल इशू रेगुलेशंस लगेंगी। और अगर वो ये कह रहे हैं नहीं नहीं वो तो कुछ एम्प्लॉइज थे हमारी कंपनी के, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था और उसके रिवॉर्ड के तौर पर हम उनको शेयर दे रहे हैं, सस्ते में भी दे रहे हैं, डिस्काउंट पे दे रहे हैं, उनको टेक्निकल टर्म्स नहीं पता है, लेकिन आपको तो पता है इसी बात की तो सैलरी मिलेगी आपको। आप कह रहे नहीं हमको भी नहीं पता है टेक्निकल टर्म, किस तरह पास हुआ हमारा दिल जानता है, ये नहीं कह सकते। तो जैसे ही उन्होंने ये बताया अच्छा डिस्काउंट पे दिए हैं, रिवॉर्ड के लिए दिए हैं, वैसे ही आपके दिमाग में चलने लगेगा कि हाँ ये तो स्वेट इक्विटी है, और अगर ये स्वेट इक्विटी है तो इसके ऊपर सेबी के स्वेट इक्विटी रेगुलेशंस लगेंगे। समझ आया हाउ दिस इज अप्लाइड इन एक्चुअल लाइफ। पढ़ना एक चीज है और एक्चुअल लाइफ में कैसे अप्लाई होता है वो अलग बात है। यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अभी जब आप ट्रेनिंग करने जाएंगे ना, तो आप जब रियलिटी में देखोगे तो आपको बहुत डिफरेंस नजर आएगा कि एक्चुअल कंपनी में क्या हो रहा है और आपने किताब में क्या पढ़ा है। मैक्सिमम चीजें आप रियलिटी में ऐसी देखोगे जो किताब में लिखी हुई बात से एकदम ऑपोजिट है। हमने क्या बोला, समझ आया? मैक्सिमम चीजें कंपनी में आप ऐसी होती हुई देखेंगे जो आपने किताब में कुछ और पढ़ी और रियलिटी में कुछ और हो रही है। जैसे आपने मीटिंग्स में एकदम प्रोसीजर देखा है, 7 दिन पहले नोटिस जाती है, एजीएम 21 दिन पहले नोटिस जा रही है, तो एकदम आपके दिमाग में एक सेटल्ड है ना, सब कुछ प्रोसीजर वाइज हो रहा है। जब आप कंपनी में जाएंगे तो आप देखेंगे बोर्ड मीटिंग हो गई, नोटिसें तैयार हो रही हैं, मीटिंग हो चुकी। हाँ ये रियलिटी आपको पता है, जब बच्चे ट्रेनिंग मीटिंग में जाते हैं तो फिर उनका फोन आता है, मैम ये सब क्या चल रहा है कंपनी में। हाँ वो कहते हैं मैम हम लोग ने तो पढ़ा था पहले वो 7 दिन पहले नोटिस जाती है, फिर वो भी अपना भी बताएंगे, वो कंपनी सेक्रेटरी भेजता है, वो इसी इंतजार में थे हम कब नोटिस भेजेंगे। उनको सीधे मिनट्स मिल गए, लो मिनट्स बना दो, मिनट मीटिंग के बाद बनेंगे ना, इतना समझ गए ना। हाँ तो कहते मैम देखिए क्या सब चल रहा है कंपनी में, नोटिस वोटिस कुछ भेजी ही नहीं गई, मीटिंग हो गई, कई बार कहते हैं मीटिंग भी नहीं हुई, हमसे मिनट्स बनवा लिए। तो अगर हम बता इसलिए रहे हैं अगर कभी आपके साथ ऐसा हो तो वहां चिल्लाने मत लग जाना कि सब गलत हो रहा है, ये नहीं होगा, हम ये सब नहीं पढ़ा हमने। डोंट डू दैट, वही रियलिटी है। तो ऐसा मत करना एकदम कि फिर या तो अगर ऐसा करना तो फिर अपनी दूसरी जॉब भी ढूंढ लेना, ठीक है। तो ये सब रियलिटी है, जब आप रियल लाइफ में देखेंगे तो चीजें बहुत डिफरेंट मिलती हैं, ठीक है। तो यही चीज हमने आपको बताई हाउ दिस इज अप्लाइड। तो जब आप ऐसा कुछ देख रहे हैं कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज को शेयर दे रही है तो ये देखना जरूरी है कि वो किस फॉर्म में दे रही है, ठीक है। अगर वो सेलेक्ट ग्रुप को कैपिटल रेज करने के लिए दे रही है तो वो क्या होगा, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट और सेबी की प्रेफरेंशियल रेगुलेशन लगेगी। और अगर वो इस नेचर से दे रहे हैं तो उसको हम क्या मानेंगे, स्वेट इक्विटी। अब देखिए ब्लॉक में यही लिखा था वेदर इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर कैन बी इन द फॉर्म ऑफ प्रेफरेंशियल इशू। कह रहे हैं क्या वो प्रेफरेंशियल इशू के फॉर्म में हो सकता है। इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर इज नॉट अ प्रेफरेंशियल इशू एज पर सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन। प्रेफरेंशियल इशू के ऊपर ये आईसीडीआर रेगुलेशंस लगती हैं, ये भी चैप्टर है आपके में, पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में। तो अगर वो प्रेफरेंशियल इशू होगा तो उसके ऊपर सेबी की आईसीडीआर रेगुलेशंस लगेंगी, और अगर वो स्वेट इक्विटी होगा तो उसके ऊपर सेबी की ये स्वेट इक्विटी रेगुलेशंस लगेंगी, ठीक है, फाइन। ICDR regulation which gives the meaning of preferential issue excludes an issue of sweat equity shares therefrom। ये क्या लिखा है जरा समझिए, ICDR रेगुलेशन में
प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट की डेफिनेशन दी है, ठीक है, और प्रिफरेंशियल इशू की डेफिनेशन ये कहती है प्रिफरेंशियल इशू एक्सक्लूड्स स्वेट इक्विटी। यहीं से ही सब साबित हो गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्रिफरेंशियल इशू की डेफिनेशन ही क्या दी है सेबी ने? प्रिफरेंशियल इशू की डेफिनेशन दी है प्रिफरेंशियल इशू इज एन इशू व्हिच एक्सक्लूड्स स्वेट इक्विटी। इस बात से ही क्या साबित हो गया कि प्रेफरेंशियल इशू और स्वेट इक्विटी दोनों अलग हैं। स्वेट इक्विटी के ऊपर ये जो रेगुलेशन जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं वो लगेगा और प्रेफरेंशियल इशू के ऊपर आईसीडीआर रेगुलेशंस लगेगा। समझ आ गया? ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ है which means issue of sweat equity share is not a preferential issue within the meaning of preferential issue. Further, Rule 13 of the company's share capital and debenture rule clearly excludes issue of sweat equity share from the definition of preferential offer. Very important, mark कर लो इस ब्लॉक को, ये डायरेक्ट ब्लॉक आ जाते हैं उठ करके। यहां तक की बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखिए स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग सेबी इशू ऑफ स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2002, ठीक है। SEBI issue of sweat equity regulation has been notified on September 24th in order to streamline the process of issue of sweat equity share. सबसे पहले बता रहे हैं एप्लीकेबिलिटी, बिना देखे आप हमको बता सकते हैं ये स्वेट इक्विटी रेगुलेशन किन कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होगी? लिस्टेड कंपनीज। वेरी सिंपल। अगर कोई लिस्टेड कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर का इशू निकाल रही है तो उसके ऊपर ये रेगुलेशन एप्लीकेबल होगी। अच्छा, नॉन एप्लीकेबिलिटी बताओ किसके ऊपर नहीं लगेगा? अनलिस्टेड। देखिए लिखा हुआ है एप्लीकेबिलिटी में कह रहे हैं लिस्टेड कंपनी विच आर इशूइंग स्वेट इक्विटी शेयर आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद सेबी इशू ऑफ स्वेट इक्विटी रेगुलेशन। और नॉन एप्लीकेबिलिटी में देखो क्या लिखा है, दीज रेगुलेशन शैल नॉट अप्लाई टू एन अनलिस्टेड कंपनी। ठीक है, एनी डाउट? टफ तो नहीं लग रहा? अभी टफ तो नहीं लग रहा? अच्छा, आगे भी नहीं लगेगा। स्वेट इक्विटी शेयर्स में भी इशूड टू एम्प्लॉइज एंड डायरेक्टर। हेडिंग पढ़ के बताइए क्या समझ में आया? किसको दिया जाएगा? एम्प्लॉइज को दिया जा सकता है, डायरेक्टर्स को दिया जा सकता है। अ कंपनी whose equity shares are listed on a recognized stock exchange may issue sweat equity shares in accordance with section 54 of the Companies Act and these regulation। ये these regulation किसको कह रहे हैं? स्वेट इक्विटी रेगुलेशन, सेबी रेगुलेशन। ठीक है, तो कह रहे हैं जो लिस्टेड कंपनी है उनके ऊपर कंपनीज एक्ट तो लगेगा ही लगेगा, उसके साथ क्या लगेगा? सेबी रेगुलेशन। और किसको दिए जाएंगे? देखिए, एम्प्लॉइज को दे सकते हैं, डायरेक्टर्स को दे सकते हैं। ठीक है, फाइन। आगे देखिए स्पेशल रेजोल्यूशन। अभी हम लोग ने कंपनीज एक्ट के अंडर के प्रोविजन में देखा था। पहले बताइए कौन कौन सी कंडीशंस थी कंपनीज एक्ट की? सबसे पहली कंडीशन क्या थी स्वेट इक्विटी की? कि वो ऐसी कैटेगरी के शेयर्स होने चाहिए विच आर ऑलरेडी इशूड। सेकंड क्या था? स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। थर्ड, उस रेजोल्यूशन में डिटेल्स होने चाहिए स्वेट इक्विटी के। और फोर्थ सिंपल था कि लिस्टेड है तो सेबी रेगुलेशंस लगेंगे, अनलिस्टेड है तो कंपनीज एक्ट लगेगा। अब यहाँ देखिए वही स्पेशल रेजोल्यूशन बता रहे हैं। फॉर द पर्पस ऑफ पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन अंडर क्लॉज ए सबसेक्शन 1 ऑफ 54, the board of directors at the time of sending notice to the shareholder shall send additional information approving the issuance of sweat equity shall contain the following information। जरा जल्दी से सोच के बताइए, जब हम लोग स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए नोटिस भेजते थे तो साथ में और क्या भेजते थे? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। याद आया? उस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में हम लोग डिटेल्स भेजते थे। तो अगर हमें स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने हैं, उसके लिए हम नोटिस भेज रहे हैं, उस नोटिस के साथ भी क्या भेजेंगे? एक्सप्लेनेटरी। और उस एक्सप्लेनेटरी में देखिए ये सारी चीजें होंगी। ये सब कुछ देखा देखा सुना सुना लग रहा है? ऐसी कई, ये वही चीजें हैं जो आपने छोड़ी थी पेपर में, मतलब बुक में। ये देखा हुआ लग रहा है ना कि इसी को आपने कहा था कि छोड़ो ये सब क्या याद करना। फर्स्ट पॉइंट क्या है? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड एज स्वेट इक्विटी। कितने शेयर हम इशू करेंगे, उनका मार्केट प्राइस कितना है, वैल्यू ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और टेक्निकल नो हाउ, और वैल्यू एडिशन टू बी रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। ये पॉइंट समझ में आया? देखिए, कंपनी अपने एम्प्लॉयज को शेयर दे रही है तो कंपनी अपने शेयर होल्डर से परमिशन ले रही है इस बात की। स्पेशल रेजोल्यूशन यही हुआ।
तो वो शेयर होल्डर को ये भी तो बताएंगे कि एम्प्लॉई ने जो हमारे लिए काम किया है उससे हमें इतने रुपए का फायदा हुआ है, तो हम उनको इतने रुपए के शेयर दे रहे हैं, ये भी तो जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो ये थर्ड पॉइंट कह रहा है आपको ये बताना पड़ेगा कि उन एम्प्लॉइज ने हमारी कंपनी में कितने रुपए का वैल्यू एडिशन किया, या उन्होंने हमारा जो ब्रांड बनाया है उससे मेरी कंपनी की वैल्यू कितनी बढ़ गई है, और इस वजह से हम उनको शेयर्स दे रहे हैं। तो थर्ड पॉइंट में देखिए क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होता है? ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, जो ऐसी चीजें जो हमारी क्रिएटिविटी और स्किल से बनती हैं। अब ये कह रहे हैं उन्होंने अपनी स्किल्स लगाई, उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी लगाई, जिससे हमने कुछ नए इन्वेंशंस करे, उस नए इन्वेंशन की वजह से मेरी कंपनी की वैल्यू बहुत बढ़ गई, और इस वजह से हम उनको बदले में क्या देने वाले हैं? शेयर्स। तो थर्ड पॉइंट ये बताएगा कि हमने उनसे कितने का बेनिफिट रिसीव किया है। द नेम ऑफ एम्प्लॉइज, डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स to whom sweat equity shares shall be issued and their relationship with the company। तीन तरीके के लोगों को स्वेट इक्विटी शेयर्स दिए जा सकते हैं। अभी हम लोगों ने दो पढ़े थे, किसको किसको दे सकते हैं? एम्प्लॉइज को और डायरेक्टर्स को। एक और कौन सी कैटेगरी आ गई? प्रमोटर्स। बेसिकली स्वेट इक्विटी इन तीनों को दिए जा सकते हैं, एम्प्लॉइज को, डायरेक्टर्स को या प्रमोटर्स को। प्रमोटर कौन होते हैं कंपनी के? जिन्होंने कंपनी को प्रमोट किया है, जिन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया है, यही कुछ बता रहे ना, जिन्होंने सुनाई पड़ रहा है बस, इसके अलावा कुछ सुनाई खास नहीं दे रहा। एनीवेज, प्रमोटर्स जानते हैं ना, जो इनिशियल मेंबर्स होते हैं, जिन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया है, जिन्होंने कंपनी को प्रमोट किया है, वो होते हैं प्रमोटर्स। नाउ कई बार वो जो प्रमोटर्स होते हैं उन्होंने भी वैल्यू एडिशन किया है कंपनी, तो कंपनी क्या कहती है कि हमारे प्रमोटर्स ने हमारी कंपनी में इतना वैल्यू एडिशन किया है, इसलिए उसके बदले में हम उनको शेयर्स देना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्वेट इक्विटी शेयर सिर्फ एम्प्लॉइज को मिलते हैं। तीन लोग हो गए जिनको मिलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर। किसको किसको? एम्प्लॉइज को मिल सकते हैं, डायरेक्टर्स को मिल सकते हैं, प्रमोटर्स को मिल सकते हैं। प्रमोटर को जो शेयर्स मिलते हैं उसकी कंडीशन अभी हम लोग अलग से पढ़ेंगे। देखो अगली हेडिंग दिख भी रही है आपको, दिखा, इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स टू प्रमोटर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं consideration to be paid for sweat equity, price at which sweat equity shares shall be issued। ये G पॉइंट क्या है? Ceiling on managerial remuneration if any which will be affected by issuing of sweat equity share। ये क्या है? आपको याद होगा हम लोग जब डायरेक्टर्स की बात करते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का मतलब हर डायरेक्टर को मैक्सिमम कितनी रेम्यूनरेशन मिलनी है, इसकी लिमिट्स स्पेसिफाइड। टोटल बताओ मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन कितना था? 11%, राइट। नाउ ये कह रहे हैं हर डायरेक्टर को कितना मैनेजरियल रेम्यूनरेशन मिलना है, इसकी लिमिट्स स्पेसिफाइड है। लाइक मैनेजिंग डायरेक्टर, अदर डायरेक्टर्स, इनका पूरा लिमिट देखी हुई है। ठीक है, अगर हम उन्हीं डायरेक्टर्स को स्वेट इक्विटी शेयर भी दे रहे हैं तो ये भी उनकी रेम्यूनरेशन का पार्ट फॉर्म करेगा। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर आप उनको स्वेट इक्विटी शेयर दोगे तो उनकी मैनेजरियल रेम्यूनरेशन की लिमिट्स ब्रीच हो जाए। सोचिए ये कैसे हो रहा है। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन की लिमिट्स थी कि एक डायरेक्टर को या डायरेक्टर्स को मैक्सिमम कितना मिल सकता है। ठीक है, हमने उस हिसाब से उनको रेम्यूनरेशन दे दी। अब हम उन्हीं डायरेक्टर्स को स्वेट इक्विटी शेयर दे रहे हैं। स्वेट इक्विटी शेयर जो डायरेक्टर्स को दिया जाता है वो उनकी रेम्यूनरेशन का पार्ट माना जाता है। तो आप कुछ सोच के देखिए, अगर हम उनको स्वेट इक्विटी शेयर दे रहे हैं तो उनकी वो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन की लिमिट ब्रीच होगी कि नहीं होगी? यस होगी। कह रहे इस पॉइंट पे आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर हम उन डायरेक्टर्स को स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, इससे वो अपनी मैनेजरियल रेम्यूनरेशन की लिमिट के बियॉन्ड नहीं जा रहे हैं। ये सारे पॉइंट्स हम कहाँ लिख रहे थे? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में। हम जो नोटिस भेज रहे थे शेयर होल्डर्स को, उसके एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में ही लिखा जाएगा, सीलिंग ऑन मैनेजरियल रेम्यूनरेशन इफ एनी व्हिच विल बी अफेक्टेड बाय इशूइंग ऑफ सच स्वेट इक्विटी शेयर। बताइए ये पॉइंट आया कि नहीं आया? मैनेजरियल रेम्यूनरेशन याद आया आप लोग को क्या होता था? डायरेक्टर्स की मैनेजरियल रेम्यूनरेशन की लिमिट थी, अगर हम उनको स्वेट इक्विटी शेयर देंगे तो वो भी उनकी रेम्यूनरेशन का पार्ट माना जाएगा। तो अगर हम उनको ये स्वेट इक्विटी शेयर देंगे तो वो अपनी लिमिट के विद ही रहेंगे या उनकी लिमिट एक्सीड हो जाएगी, ये लिखना पड़ेगा। कहाँ? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट किस चीज के साथ जा रहा है?
नोटिस के साथ जा रहा है। वो नोटिस किस बात की है, क्या पास होने वाला है, स्पेशल रेजोल्यूशन। क्यों पास हो रहा है ये स्पेशल रेजोल्यूशन? क्या होने क्या वाला है कंपनी में, स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू होने वाले। ओके, a statement to the effect that company shall conform to the accounting policies and diluted earning per share pursuant to the issue of securities to be calculated in accordance with international accounting standard। ये क्या होता है diluted earning per share? पहली बार नाम सुन रहे हैं ना इसका? कह के देखिए, पहली बार सुना है diluted earning per share? क्या होता है डाइल्यूट? अच्छा छोड़ो, अर्निंग पर शेयर बता दो क्या होता है, डाइल्यूटेड बाद में देखेंगे। व्हाट इज अर्निंग पर शेयर? अच्छा, अर्निंग पर शेयर को फॉर्मूला बताइए, मैथमेटिकली बता दो अगर इसमें नहीं भी सुना है तो। टोटल अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, इतना तो अग्रीड है ना, कोई दिक्कत? डिवाइड ही करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर का मतलब होता है कि एक शेयर पे कितनी अर्निंग होगी, ठीक है। इसको हम लोग ईपीएस बोलते हैं। ये ईपीएस डाइल्यूट भी होता है। कैसे डाइल्यूट होता है जरा समझिए। अभी हमने आपको बताया कि ईपीएस का फॉर्मूला होता है टोटल इनकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर, यानी एक शेयर पे कितनी इनकम होगी। बताइए ये ईपीएस कब डाइल्यूट होगा? डाइल्यूट मतलब कब कम होगा? जब नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होंगे। मैथमेटिकली भी सोच के देखिए, डिनोमिनेटर बढ़ेगा, न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है, ठीक है। डिनोमिनेटर ये याद है, अच्छा न्यूमरेटर ऊपर वाला है, डिनोमिनेटर नीचे वाला है। मैथमेटिकली भी अगर डिनोमिनेटर को इंक्रीज करोगे तो जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा तो घर पे कैलकुलेटर लेके बैठना है, 5 डिवाइड बाय 10 सिंपल वाला लेना, टफ नहीं ज्यादा, ठीक है। और करके इसको देखिएगा, वैल्यू कम आएगी। अगर हमारे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इंक्रीज हो जाएंगे तो ईपीएस कम होने लगेगा। लेकिन वो सब तो ठीक है, यहाँ नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इंक्रीज कहाँ हो रहे हैं? स्वेट इक्विटी शेयर इशू होने से क्या ईपीएस डाइल्यूट होगा? डाइल्यूट होगा कि कॉन्सेंट्रेट होगा? कैसे? क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होंगे। बेसिकली जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आप स्वेट इक्विटी शेयर तो दे रहे हो, स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने से नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज होंगे तो हमारी पर शेयर इनकम कम हो जाएगी। तो आप हमको ये भी बताइए कि हमारी पर शेयर इनकम कितनी कम हो रही है। ये सारी बातें देखने सोचने के बाद हम अपना वोट देंगे, रेजोल्यूशन पास करें। दिस इज हाउ द कंपनी वर्क्स। आ गई बात समझ में? तो कह रहे हैं डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर कितना होगा। जब जब कंपनी शेयर इशू करती है ये पॉइंट जरूर आएगा कि डाइल्यूटेड ईपीएस कितना आ जाएगा, ठीक है फाइन। अगर इनकम बढ़ेगी और शेयर्स उतने ही रहेंगे तो ईपीएस इंक्रीज होगा, और अगर नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होंगे, इनकम उतनी ही रहेगी तो ईपीएस डाइल्यूट होगा। इस केस में क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो ईपीएस क्या हो जाएगा? डाइल्यूट। ये सारी चीजें कहाँ लिखी जा रही हैं? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। अभी तक हम लोग ने एज सच सेबी की रेगुलेशन से रिलेटेड कुछ भी नहीं पढ़ा। अभी तो सिंपल यही बता रहे हैं ना कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा और स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ जो एक्सप्लेनेटरी जाएगा उसमें हम लोग ये सारी चीजें लिखेंगे, ठीक है फाइन। एनी कंफ्यूजन? पक्का? अगली हेडिंग देखिए क्या है। इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स टू प्रमोटर्स। अब कह रहे हैं अगर हमें प्रमोटर्स को देना है, इन केस ऑफ इशू ऑफ sweat equity shares to promoters, the same shall also be approved by simple majority of shareholders in general meeting। मतलब सिंपल मेजॉरिटी। डिफरेंस दिखा क्या है? कह रहे हैं अगर हम लोग स्वेट इक्विटी शेयर दे रहे हैं अपने एम्प्लॉइज को या डायरेक्टर्स को तो कौन सा रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं? स्पेशल रेजोल्यूशन। लेकिन अगर हम स्वेट इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं किसको? अपने प्रमोटर्स को, तो सिंपल मेजॉरिटी चलेगी शेयर होल्डर्स की। और सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या हुआ? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। इस लाइन का मतलब बताइए। द प्रमोटर्स टू whom स्वेट इक्विटी शेयर्स आर प्रपोज्ड टू बी इशूड shall not participate in such resolution। मतलब जिन प्रमोटर्स को स्वेट इक्विटी शेयर्स दिए जा रहे हैं क्या वो भी वोट करेंगे? वो तो बायस्ड हो जाएंगे, वो तो खुद ही को वोट दे देंगे। कह रहे हैं जिन प्रमोटर्स को स्वेट इक्विटी शेयर्स हम इशू करने जा रहे हैं, अगर उनके पास भी शेयर हैं, अगर वो भी शेयर होल्डर है, तो वो इस मैटर पे वोट नहीं करेंगे, वो पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे। एंड
separate resolution shall be passed for each transaction of issue of sweat equity. Such resolution shall be valid for a period not more than 12 months from the date of passing resolution. इसका क्या मतलब हुआ? Such resolution shall be valid for a period not more than 12 months. मतलब जिस दिन रेजोल्यूशन पास हुआ है उसके कितने टाइम के अंदर स्वेट इक्विटी शेयर इशू हो जाने चाहिए? 12 मंथ्स. और अगर हमने रेजोल्यूशन पास कर दिया लेकिन 12 महीनों के अंदर स्वेट इक्विटी शेयर इशू नहीं किए, फिर हमें दोबारा रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने के लिए. इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इस रेजोल्यूशन की वैलिडिटी कितनी है? 12 मंथ्स. ओके. फॉर द पर्पस ऑफ पासिंग रेजोल्यूशन, explanatory statement shall contain the disclosures as specified in the schedule. Clear? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? स्वेट इक्विटी शेयर्स पढ़ रहे हैं. हम लोग लिस्टेड कंपनी का पढ़ रहे हैं कि अनलिस्टेड कंपनी का? लिस्टेड कंपनी का. लिस्टेड कंपनी के ऊपर कौन कौन से रेगुलेशंस लगते हैं? कंपनीज एक्ट तो लगेगा ही, साथ में सेबी रेगुलेशंस भी लगेंगे. कंपनीज एक्ट के हिसाब से क्या क्या कंडीशंस होते थे स्वेट इक्विटी शेयर की? सबसे पहले वो एक ऐसी कैटेगरी के शेयर्स होने चाहिए जो कि ऑलरेडी इशूड हो. सेकेंड, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए. थर्ड, रेजोल्यूशन में डिटेल्स होने चाहिए स्वेट इक्विटी के. फोर्थ, सेबी रेगुलेशंस लिस्टेड के लिए और कंपनीज रूल अनलिस्टेड के लिए. किसको किसको इशू हो सकते हैं स्वेट इक्विटी शेयर? एम्प्लॉय को, डायरेक्टर्स को, प्रमोटर्स को. एम्प्लॉय और डायरेक्टर के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, साथ में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगा. लेकिन अगर हम प्रमोटर्स को स्वेट इक्विटी देना चाहते हैं तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन सिंपल मेजॉरिटी होगी. लेकिन उस रेजोल्यूशन में कौन लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? वो प्रमोटर्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे जिनको ये शेयर्स इशू किए जा रहे हैं. वो डाइल्यूटेड ईपीएस वाला क्या पॉइंट था? अगर हम स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे तो हमारा अर्निंग पर शेयर कम हो जाएगा, क्योंकि नए शेयर इशू करने की वजह से नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे, इनकम उतनी ही रहेगी. तो हमको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा कि इन स्वेट इक्विटी शेयर को इशू करने के बाद हमारे ईपीएस में क्या फर्क आएगा. और वो सीलिंग ऑन मैनेजरियल रेन्यूमरेशन क्या पॉइंट था कि स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने से मैनेजरियल रेन्यूमरेशन की लिमिट्स ब्रीच तो नहीं हो रहे. ठीक है, फाइन. चलिए अब देखिए आगे कह रहे हैं प्राइसिंग, वेरी इंपॉर्टेंट. ये सेबी का मेन स्पेसिफिक प्रोविजन है. प्राइसिंग ऑफ स्वेट इक्विटी. प्राइसिंग ऑफ स्वेट इक्विटी का मतलब ये कह रहे हैं हम कितने प्राइस पे स्वेट इक्विटी शेयर इशू करेंगे. ओके. द प्राइस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर शैल नॉट बी लेस देन हायर ऑफ द फॉलोइंग. पहले तो यही समझो क्या पढ़ने वाले हैं. प्राइस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर, हम कितने प्राइस पे स्वेट इक्विटी शेयर देंगे? इट शैल नॉट बी लेस देन हायर ऑफ द फॉलोइंग. यानी देखो कितने पॉइंट्स हैं. सबसे पहला ये पॉइंट है, फिर सेकंड है, फिर थर्ड है, फिर फोर्थ है, और है देखिए 5 है कि नहीं है? यस. इन पांचों में से सबसे पहले बताइए क्या देखेंगे? हायर कौन सा है? कम से कम उस प्राइस पे स्वेट इक्विटी शेयर इशू किए जाए. ठीक है, सेबी रेगुलेशन का ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है. हम लोग यहाँ देखने वाले हैं प्राइस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर. कह रहे हैं स्वेट इक्विटी शेयर कितने रुपए पे इशू किए जाएंगे? इन पांचों में से जो हायर होगा पहले वो निकाल लेंगे. कम से कम उतने रुपए पे इशू किए जाएंगे, नॉट लेस देन हायर ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट देखो, एवरेज ऑफ वीकली हाई एंड लो ऑफ क्लोजिंग प्राइसेस ऑफ रिलेटेड इक्विटी शेयर ड्यूरिंग द लास्ट 6 months प्रीसीडिंग द रेलेवेंट डेट. आई होप ये चार्ट सबके में दिया हुआ है ना, ये बुक में है आपकी. सबसे पहले ये कह रहे हैं जो शेयर्स आप इशू कर रहे हो स्वेट इक्विटी के फॉर्म में, उसी कैटेगरी के जो इक्विटी शेयर्स हैं उनका मार्केट प्राइस ले लें. आप समझिए क्या हो रहा है यहाँ पे. कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर दे रही है और कंपनी ये सोच रही है कि हम किस प्राइस पे दें. ठीक है, तो ये कह रहे हैं उसी कैटेगरी के जो इक्विटी शेयर हैं उनका हम प्राइस ले लें. लेकिन उनका कौन सा प्राइस लेना है? एवरेज ऑफ वीकली हाई एंड लो ऑफ क्लोजिंग प्राइस ऑफ रिलेटेड इक्विटी शेयर ड्यूरिंग द लास्ट 6 months. सबसे पहली चीज उन्होंने कहा पिछले 6 महीने. 6 महीने लगभग 26 हफ्ते होते हैं. ठीक है,
अब देखिए वीकली हाई एंड लो कैसे कंप्यूट होता है, बहुत ध्यान से समझना क्योंकि इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बहुत आसानी से बन सकता है। वीकली हाई एंड लो का मतलब ये कह रहे हैं सबसे पहले तो आपको ये पता होगा कि स्टॉक एक्सचेंज में हर दिन का एक क्लोजिंग प्राइस होता है, ठीक है, कि भाई आज का मार्केट इस शेयर का यहाँ इतने पे बंद हुआ, क्लोजिंग प्राइस होता है। तो ये कह रहे हैं आपने एक हफ्ते का क्लोजिंग प्राइस निकाल लिया, उस हफ्ते का हाईएस्ट ले लो और लोएस्ट ले लो, ठीक है, यानी एक हफ्ते में 5 प्राइसेस आए होंगे, 5 प्राइसेस मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना। 5 प्राइसेस में से जो हाई आए वो लो ले लो, हाई ले लो और लो ले लो, ऐसे आपके पास 26 हाई आ गए होंगे और 26 लो आ गए होंगे। पहले यहां तक पहुंचो। 26 हफ्ते कैसे आए? 6 मंथ्स, पिछले 6 महीनों में हर हफ्ते का हमने हाई ले लिया और हर हफ्ते का लो ले लिया, 26 हाई आ गए, 26 लो आ गए, इन दोनों का एवरेज निकाल दिया। ये है ये पॉइंट। आ गई बात समझ में? ठीक है, एक बार फिर से समझिए। लिखा है एवरेज ऑफ, अब एवरेज को साइड में रखना, वीकली हाई एंड लो, यानी हर हफ्ते का हाई लिया, हर हफ्ते का लो लिया, तो 26 हाई फिगर्स, हाई एंड लो समझ रहे हो, सबसे ज्यादा प्राइस कितना रिकॉर्ड हुआ, सबसे कम प्राइस कितना रिकॉर्ड हुआ, ठीक है। अब ये कह रहे हैं 26 हाई प्राइस आ गए मेरे पास, 26 लो आ गए, उनका एक एवरेज ले लो। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि पिछले 6 महीनों में हमारे शेयर के जो प्राइसेस थे उसकी एक एवरेज फिगर उठाई है हमने। अगर आप हाई और लो का एवरेज ले रहे हो तो एक मिड फिगर आएगी, ठीक है। ये हमने किया पिछले 6 महीनों का। अब समझिए होता क्या है, अगर हम लोग पिछले 6 महीनों का एवरेज ले रहे हैं तो आपको नहीं लगता स्टॉक मार्केट के हिसाब से 6 महीना एक बहुत लंबा पीरियड है? स्टॉक मार्केट एक ऐसी मार्केट है जिसमें सेकंड्स में प्राइस चेंज होता है, मिनट्स में प्राइस चेंज होता है, और हम यहाँ पे प्राइस निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हमने लिया है 6 महीने पहले का, 6 महीने पहले के हमने जितने प्राइसेस हैं वो सब ले लिए। तो कई बार क्या होता है, मान लो किसी शेयर का प्राइस पहले बहुत कम था और अभी रीसेंट में बहुत ज्यादा आया है, बहुत ध्यान से समझना, पहले बहुत कम था, रीसेंट में ज्यादा आया है, लेकिन अगर हम हाई और लो के एवरेज के हिसाब से निकालेंगे तो आपको नहीं लगता वो एक मिड प्राइस आएगा, रेंज। अब कंपनी अपने शेयर आज मार्केट प्राइस में, मतलब लेटेस्ट प्राइस पे देना चाहती है, तो कंपनी ये कहती है कि 6 महीनों का हम एवरेज निकालेंगे, 6 महीनों का एवरेज अगर कम निकलता है तो एक और ऑप्शन है, हम पिछले 2 हफ्तों का हाई लो का एवरेज ले लेते हैं। 6 महीनों का लिया और एक 2 हफ्ते का लिया, आप सोच के बताओ ज्यादा करंट प्राइस कौन सा वाला आएगा? 2 हफ्तों वाला, ठीक है। कंपनी ये चाहती है कि हम अपने किस चीज की प्राइसिंग निकाल रहे हैं, स्वेट इक्विटी की। देखिए ये पॉइंट्स वैसे 5 पॉइंट्स थे, आप इजीली इसको याद भी कर सकते थे, लेकिन इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्योंकि बनता है इसलिए आपको लॉजिकली समझना बहुत जरूरी है। जब आप इसको याद करते हो ना तो तुरंत याद हो जाता है, लेकिन आप सोच के देखिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया जिसमें उन्होंने 26 फिगर्स दे दिए, ठीक है, कि भाई 26 हफ्तों में ये हाई था, ये लो था, ये हाई था, ये लो था। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा और वो स्वेट इक्विटी की प्राइसिंग पूछेंगे ना, आपको क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, और ये उसी कैटेगरी के क्वेश्चन है जो आपको लगता है आउट ऑफ कोर्स आ गए। कैपिटल मार्केट की किताब में कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एग्जाम में आते हैं पता है कहां से, थियोरेटिकल को वो प्रैक्टिकल बना के पूछता है, एंड दैट इज द रीजन क्यों कैपिटल मार्केट का पेपर टफ लगता है। आप समझिए, अगर उन्होंने 26 हफ्तों का आपको प्राइस दे दिया, ये हाई थे ये लो थे, अभी हमने आपको जो सिस्टम बताया उस हिसाब से आई थिंक पहला वाला आप कंप्यूट कर लोगे, आपके पास 26 हाई है 26 लो है, उन दोनों को क्या निकालना है, एवरेज, ठीक है। सेकंड वाला पॉइंट ये है कि 6 मंथ्स की बजाय अगर हमें ज्यादा लेटेस्ट प्राइसेस चाहिए तो 6 महीने का वीकली हाई एंड लो की बजाय हम क्या करें, 2 हफ्ते का वीकली हाई एंड लो का एवरेज। तो देखो सेकंड पॉइंट क्या था, एवरेज ऑफ वीकली हाई एंड लो ऑफ क्लोजिंग प्राइसेस ऑफ रिलेटेड इक्विटी शेयर्स ड्यूरिंग 2 वीक्स प्रीसीडिंग द रेलेवेंट डेट। पहले और दूसरे में सिर्फ क्या फर्क है बताओ, 6 मंथ्स का या 2 वीक्स का, ठीक है। इन दोनों में से जो लोअर होगा वो लेंगे कि हायर, हायर, क्योंकि मेन हेडिंग देखो क्या थी, हायर जो होगा इन सब में से, अभी हम लोगों ने 2 पढ़े हैं, ठीक है, इन दोनों में से जो हायर होगा हम वो लेंगे। हम लोग अपने स्वेट इक्विटी शेयर की प्राइसिंग कर रहे हैं कि हम स्वेट इक्विटी शेयर कितने रुपए पे देना चाहते हैं। कंपनी क्या कोशिश करेगी, ज्यादा से ज्यादा प्राइस हो या कम से कम प्राइस हो, ज्यादा से ज्यादा, कंपनी को तो मिलेगा ना पैसा,
ठीक है। नाउ वो कह रहे हैं, सभी रेगुलेशन ये कह रहा है कि आपका जो भी प्राइस हो इनमें से जो हाईएस्ट हो उससे कम नहीं होना चाहिए। फर्स्ट क्या बताया उन्होंने, पिछले 6 महीनों में वीकली हाई एंड लो का जो एवरेज होगा वो। सेकेंड, पिछले 2 हफ्तों का वीकली हाई एंड लो का जो एवरेज होगा वो। ठीक है, 2 पॉइंट्स हो गए। थर्ड देखो, इफ द शेयर्स आर लिस्टेड ऑन मोर देन 1 स्टॉक एक्सचेंज बट कोटेड ओनली ऑन 1 स्टॉक एक्सचेंज। पहले तो ये समझिए लिस्टेड क्या होता है, कोटेड क्या होता है। लिस्टेड तो आपको पता है कि अगर कोई कंपनी का शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो हम उसको लिस्टेड कहते हैं। अगर वो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होता है तो हम उसको कोटेड कहते हैं। लिख लो ये चीज। अगर नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होता है तो उसको लिस्टेड कहते हैं। एंड इफ द शेयर्स आर लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, if the shares are listed on recognized stock exchange, then it is said to be quoted. ओके, तो अंडरस्टैंड करिए। अगर वो नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो हम क्या कहेंगे, लिस्टेड है। अगर वो रिकॉग्नाइज, ये वर्ड सुना है आपने, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। एक्चुअली ये भी इसी में ही कैपिटल मार्केट में आप पढ़ेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिकॉग्निशन मिलती है कुछ स्टॉक एक्सचेंज को, उन स्टॉक एक्सचेंज को हम लोग रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। अब जरा हमको लॉजिकली बताइएगा, मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर है, ठीक है, वो 3 नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और एक जगह कोटेड है। पहले तो इस लाइन का मतलब समझो, 3 स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और एक में कोटेड है, मतलब 3 नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। तो आपको क्या लगता है कौन सा वाला प्राइस लेना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज वाले का प्राइस लिया जाएगा। आ गई बात समझ में, ठीक है। ये पॉइंट देखना, इफ द शेयर्स आर लिस्टेड ऑन मोर देन 1 स्टॉक एक्सचेंज बट कोटेड ओनली ऑन 1 स्टॉक एक्सचेंज ऑन अ गिवन डेट, then the price on the stock exchange will be considered. ये कौन से वाले स्टॉक एक्सचेंज का प्राइस है, जिसमें वो कोटेड है। ठीक है, 3 पॉइंट्स हुए अभी तक कि 4 पॉइंट्स हुए, 3 हुए। पहला बताइए क्या था, पहले बताओ ये किस चीज के पॉइंट्स है, ये प्राइसिंग है स्वेट इक्विटी शेयर्स की। सबसे पहला पॉइंट क्या था, पिछले 6 महीनों का वीकली हाई एंड लो का एवरेज। सेकेंड, पिछले 2 हफ्तों का वीकली हाई एंड लो का एवरेज। थर्ड, अगर एक से ज्यादा में लिस्टेड है लेकिन एक में कोटेड है तो किसका प्राइस लेंगे, जिसमें कोटेड है। ठीक है, जिसमें कोटेड है उस स्टॉक एक्सचेंज में जिस प्राइस पे ट्रेड हो रहा होगा वो प्राइस ले लिया। ठीक है, अगर मान लीजिए एक से ज्यादा में कोटेड है, मान लीजिए 2 स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, 2 स्टॉक एक्सचेंज है, 2 कोटेड है, दोनों रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है और वो दोनों में लिस्टेड है, यानी दोनों में कोटेड हो गया। अब बताइए हम कौन से स्टॉक एक्सचेंज का प्राइस ले, जिसमें उस शेयर की ज्यादा ट्रेडिंग हो रही हो या जिसमें कम ट्रेडिंग हो रही हो। आपको इतनी चीज समझ में आती है कि जिसमें शेयर सबसे ज्यादा ट्रेड होता होगा सबसे करेक्ट प्राइस उसका उसी में होता होगा। ट्रेड होने का मतलब क्या होता है, शेयर की खरीद बेच होना। जिस स्टॉक एक्सचेंज में सबसे ज्यादा खरीद बेच चल रही होगी उसी में तो उसका प्राइस सबसे जेन्युइन होगा। तो अब समझो, अगर फिर से समझिएगा दोनों कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन, अगर एक में कोटेड है 2 में लिस्टेड है तो किसका प्राइस लेंगे, कोटेड वाले का। ठीक है, अगर 2 में कोटेड है तो कौन से वाले का लेंगे, जिसमें ट्रेडिंग ज्यादा हो रही है। अगला पॉइंट देखो क्या था, इफ द शेयर प्राइस is quoted in more than 1 stock exchange, then the stock exchange where there is highest trading volume during that date shall be considered. आ गई बात समझ में, 4 पॉइंट्स हो गए। पहला बताइए क्या था, इन सब में से ये जो 4, ये जितने पॉइंट्स पढ़ रहे हैं इन सब में से हाईएस्ट लेंगे कि लोएस्ट लेंगे, जो हाईएस्ट होगा उससे कम पे इशू नहीं हो सकता। ठीक है, अब बताओ पहला क्या था, पिछले 6 मंथ्स का वीकली हाई एंड लो का एवरेज। सेकेंड, पिछले 2 वीक्स का वीकली हाई एंड लो का एवरेज। थर्ड, अगर एक से ज्यादा पे लिस्टेड है लेकिन एक में कोटेड है तो कोटेड वाले का।
फोर्थ, अगर एक से ज्यादा में कोटेड है तो जिसमें सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई है उसका प्राइस। ठीक है, ऐसे करके 4 प्राइसेस आ गए हमारे सामने। पांचवा देखो, इफ द शेयर्स आर नॉट कोटेड ऑन द गिवन डेट, जिस डेट को हम लोग देख रहे हैं अगर उस दिन वो किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड ही नहीं है, ठीक है, देन द शेयर प्राइस ऑन द नेक्स्ट ट्रेडिंग डे शैल बी कंसिडर्ड। यानी जिस दिन हम देख रहे हैं अगर उस दिन वो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड नहीं हो रहा है तो हम लोग किस दिन का प्राइस लेंगे? नेक्स्ट डे का। ठीक है, मतलब जिस दिन देखा उस दिन वो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में नहीं था, तो अगर नेक्स्ट डे वो कोट हो जाता है तो नेक्स्ट डे का प्राइस कंसिडर किया जाएगा। ये 5 प्राइसेस आ गए। इन पांचों में से हम लोग कौन सा लेंगे? हाईएस्ट। कम से कम उस प्राइस पे स्वेट इक्विटी शेयर इशू होना चाहिए। समझ में आया? ठीक है, देखो लास्ट वाला एक बार फिर से ध्यान दीजिए। इफ द शेयर्स आर नॉट कोटेड ऑन द गिवन डेट, जिस डेट पे हम लोग ये प्राइसिंग निकाल रहे हैं उस दिन पे अगर वो कोटेड नहीं है और मान लीजिए नेक्स्ट डे वो कोट हो जाता है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, तो हम लोग किस दिन का प्राइस लेंगे? उसके नेक्स्ट डे का, जिस दिन वो कोट हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, फिर से बताइए कौन कौन से 5 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट कौन सा था? 6 मंथ्स का वीकली हाई एंड लो। ये 6 मंथ्स का वीकली हाई एंड लो कैलकुलेट कैसे करेंगे, समझ में आ गया? 6 मंथ्स में 26 वीक्स हुए। अब ये देखना पड़ेगा क्वेश्चन में कि वो मंथ के हिसाब से दे रहे हैं कि वीक के हिसाब से दे रहे हैं। अगर हम वीक के हिसाब से चले तो 26 हफ्ते, हर हफ्ते का एक हाई आएगा एक लो आएगा। ऐसे हमारे पास 26 हाई आ गए और 26 लो आ गए, इनका हम एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट। इसी तरह दूसरे पे करेंगे, बस दूसरे में कितने हफ्ते का लिया हमने? 2 हफ्ते का। थर्ड क्या था? अगर एक से ज्यादा में लिस्टेड है लेकिन एक में कोटेड है तो जिसमें कोटेड है उसका प्राइस ले लेंगे। फोर्थ क्या था? अगर एक से ज्यादा में कोटेड है तो जिसमें सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हो रही है उसका प्राइस ले लेंगे। और लास्ट वाला क्या था? जिस दिन हम प्राइस देख रहे हैं उस पर्टिकुलर डे अगर वो कोटेड नहीं है तो जिस नेक्स्ट डे वो कोट होगा उस दिन का प्राइस लिया जाएगा। ठीक है, फाइन। इन पांचों में से जो हायर होगा कम से कम उस प्राइस पे स्वेट इक्विटी शेयर इशू किया जाएगा। क्लियर? ठीक है, फाइन। याद रहेंगे पांचों कंडीशन? पक्का? अब देखिए वैल्यूएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या थी? कहां से आ रहा था ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट? ये वो वैल्यू एडिशन था जो एम्प्लॉइज ने हमारी कंपनी में किया। तो उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कराने की क्या जरूरत है? बताइए, लॉजिकली सोचिए। उन्होंने हमारी कंपनी में कितने का वैल्यू एडिशन किया, इससे क्या फर्क पड़ेगा? तभी तो ये पता चलेगा कि हम उनको कितने रुपए के शेयर दे दें। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने हमारी कंपनी में कितना कंट्रीब्यूशन किया, उन्होंने हमारी कंपनी में 100 रुपए का कंट्रीब्यूशन किया है तो हम उनको 100 रुपए तक का शेयर देने को तैयार हैं। उन्होंने हमारी कंपनी में 500 रुपए का कंट्रीब्यूशन किया तो हम उनको 500 रुपए तक का शेयर देने के लिए तैयार है। तो हम उनको कितने रुपए का शेयर देंगे ये किस बात पे डिपेंड कर रहा है? कि उन्होंने कितने रुपए का कंट्रीब्यूशन किया। तभी वैल्यूएशन की जाती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। देखिए लिखा है द वैल्यूएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और ऑफ द नो हाउ प्रोवाइडेड or other value addition mentioned in explanation 2 shall be carried out by the merchant banker। ये मर्चेंट बैंकर जैसे ब्रोकर्स होते हैं ना, वैसे ही ये मर्चेंट बैंकर होते हैं जो ये वैल्यूएशन करेंगे। मर्चेंट बैंकर में कंसल्ट सच एक्सपर्ट एंड वैल्यूअर एज ही मे डीम फिट हैविंग रिगार्ड टू द नेचर ऑफ इंडस्ट्री। बेसिकली वैल्यूएशन कराने का काम किसका है? मर्चेंट बैंकर का। मर्चेंट बैंकर जो है वो ये वैल्यूअर और एक्सपर्ट इन सारे लोगों से कंसल्ट करेगा, इनसे वैल्यूएशन कराएगा और जितनी वैल्यू का वैल्यू एडिशन उन्होंने किया होगा उतने रुपए के शेयर उन एम्प्लॉइज को दिए जाएंगे। ओके, द मर्चेंट बैंकर शैल ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट दैट द वैल्यूएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और अदर वैल्यू एडिशन इज इन अकॉर्डेंस विद रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जैसे अभी हमने आपको एक एग्जांपल दिया था कि किसी एम्प्लॉय ने मेरी कंपनी की ब्रांड बिल्ड किया। नाउ ब्रांड इज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आप खुद सोच के बताइए ब्रांड की वैल्यू कितनी है? अगर हम ये कहें मान लीजिए मेरी एक कंपनी है और आपने मेरी कंपनी का ब्रांड बनाया है और अगर हम आपसे पूछें कि आपने कितने रुपए का ब्रांड बना दिया तो आप ये कैसे कंप्यूट करोगे? इसको ब्रांड वैल्यूएशन कहते हैं। आप खुद सोच के देखिए क्या आप अमाउंट में सोच सकते हो कितने का ब्रांड वैल्यू, कैसे कैलकुलेट करोगे? बिकॉज ब्रांड वैल्यूएशन इज गुडविल। यस और नो? इसकी वैल्यूएशन करने के भी तरीके होते हैं लेकिन वो सिर्फ वो वैल्यूअर्स करते हैं। वैल्यूएशन का कोर्स होता है,
ठीक है, उसका एग्जाम होता है, वैल्यूएशन करते हैं, वैल्यूअर बना जाता है, वो इन सारी चीजों की वैल्यूएशन करेगा, वैल्यूएशन करके मर्चेंट बैंकर को बताएगा, और फिर मर्चेंट बैंकर डिसाइड करेगा कि इतनी वैल्यू एडिशन के बदले में कितने रुपए के स्वेट इक्विटी शेयर्स उनको इशू किए जाए। ठीक है, फाइन। कौन करता है ये वैल्यूएशन? मर्चेंट बैंकर। एनी डाउट टिल हियर? पक्का? चलो अब देखो, इसके बाद 2-3 टॉपिक ही और हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, वरना ये चैप्टर यहीं खत्म हुआ जा रहा है। देखिए जरा सा बचा है ना, छोटा सा चैप्टर, क्यों उठाया हमने इतना छोटा चैप्टर? बहुत दिन हो गए आपको टेस्ट दिए हुए, है ना? हाँ, यही एक्सप्रेशन बिल्कुल देखना था।